हाय हॉटीज़, मैं हूं सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के साथ रियलिटी किचन में। आज की ये रवा इडली की रेसिपी बहुत ही आसान, सिंपल एंड बेसिक रेसिपी है और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कोकोनट चटनी के साथ ये क्विक रेसिपी एक परफेक्ट वेट लॉस ब्रेकफास्ट भी है। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ बनाना सीखेंगे और अलग अलग तरह से स्टीम करके इडली के अलग अलग टेक्सचर्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कोकोनट चटनी बना लेते हैं। इसे हम रात को भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसके लिए हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट लेते हैं। आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, साथ ही साथ ये पीनट्स और ये फ्रेश कर्ड। और जितनी हमने फ्रेश कर्ड ली है उतना ही हमने पानी लेना है और इतना ही पानी हमें बाद में पीसने के लिए भी लगेगा। टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिलीज लेनी है और नमक लेना है। और जैसे कि मैंने बताया, ये 1/4 कप पानी और है। चटनी को पीसते हुए ये पूरा लग जाएगा। जब तक ये चटनी मैं ग्राइंड करने के लिए अपनी डॉटर को देती हूँ, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि कच्ची मूंगफली को इस तरह से लो टू मीडियम हीट पर हमें ड्राई रोस्ट करना है और ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से इसका छिलका उतार देना है और इस तरह से फिर छिलका अलग करके मूंगफली के इन दानों को हमें चटनी में यूज करना है। कोकोनट चटनी में इस तरह से यूज किए हुए मूंगफली के दानों की वजह से ये देखिए कोकोनट चटनी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। रेस्टोरेंट वाले भी बिल्कुल यही ट्रिक यूज करते हैं। और एक बढ़िया सा तड़का भी लगाना बाकी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ये सभी चीज़ें डाल दी हैं। सभी चीज़ों की लिस्ट एंड क्वांटिटी मैंने यहाँ ऊपर दे दी है। ये वही तड़का है जो आप इस तरह की हर किसी चटनी में बनाते ही हैं। और बस इसे गरम गरम हमने चटनी के ऊपर पोर कर देना है। और आपको पता है, जब कभी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ ना, तो तड़का डालती भी नहीं हूँ, बिना तड़के की ये चटनी सर्व कर देती हूँ। आप भी एक बार बिना तड़के की ये चटनी बनाना और सर्व करना, फिर देखना किसी को पता चलता है या नहीं, क्योंकि ये बिना ऑयल की चटनी हो जाती है ना, तो अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई करना और मुझे अपना कमेंट देकर बताना कि ये चटनी आपको कैसी लगी, बिना तड़के के भी और तड़के के साथ भी। तो चलिए फटाफट से इडली की शुरुआत करते हैं। इडली के लिए हमें एक परात में या एक बड़े बर्तन में या एक मिक्सिंग बोल में हमें 2 कप सूजी लेनी है, बारीक वाली, और उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। जितनी सूजी है उतनी ही हमें दही लेनी है। अगर फ्रेश दही है तो 2 कप लेनी है। अगर थोड़ी सी खट्टी है तो आप उसे 1.5 कप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी दही इस रेसिपी के लिए ना लें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टार्टिंग में ही हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा, पहले हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे। मैंने पानी रख लिया है साइड में। ये देखिए इसका टेक्सचर ना इस तरह से हो जाता है। फिर हम इसमें धीरे धीरे कर पानी डालेंगे। पहले मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और मुझे लगता है 1/2 कप और डालना पड़ेगा, लेकिन बाद में, क्योंकि सूजी है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे ही डालना चाहिए, उससे लम्स नहीं बनते हैं। सी ये टेक्सचर। और अभी क्या है, वो 1/2 कप पानी बचा हुआ है साइड में, तो मैं उसे रख देती हूँ साइड में ही। और अभी सूजी को भी फूलने के लिए 15 मिनट्स के लिए साइड पर रख रही हूँ। तब तक ये मेरे इडली वाले मोल्ड्स हैं, काफ़ी पुराने हैं, मैं इन्हीं में इडली बनाती हूँ हमेशा। तो ये देखिए, इनको मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया है। वैसे तो ये इडली मैं चटनी के साथ बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको सांभर के साथ बनानी है तो ये सांभर और वड़े की इंस्टेंट रेसिपी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड्स में शेयर कर दिया है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। और एक मोल्ड प्लेट पे मैंने इस तरह से कॉटन का कपड़ा लगाया है, बाद में बताऊँगी क्यों। तो बस अब 15 मिनट्स के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं बैटर की क्या हालत है। ये देखिए सूजी ने काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी मुझे लग रहा है इसमें वो 1/2 कप पानी और डल जाएगा जो मैंने कहा था। ये देखिए मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको पता है ना कि इडली का बैटर डोसे के बैटर से थोड़ा थिक होता है, तो ये मैंने धीरे धीरे करके डाला है, वही 1/2 कप पानी पूरा लग गया है। तो टोटल 1 कप पानी लगा है इस रेसिपी में। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या लगती है मुझे इस रेसिपी की, इसको हाथ से फेंटने की जरूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा, बस स्पैचुला से मिक्स करते जाओ और हम परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक पहुँच गए हैं। बाकी का काम ये इनो फ्रूट सॉल्ट करेगा। एक सैशे में 1 टीस्पून होता है, मैंने 2 सैशे यूज़ किए हैं, यानी 2 टीस्पून। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 टीस्पून यूज़ करना है। एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच के आसपास पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करते हुए कोशिश करनी है एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। और हाँ, मैंने लेमन फ्लेवर वाला इनो फ्रूट सॉल्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो न्यूट्रल वाला भी कर सकते हैं। मुझे लेमन फ्लेवर इडली में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास इडली मेकर नहीं है, तो मैंने पतीले में ही पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद या बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें बैटर को आइडल नहीं रखना होता है। फटाफट से मोल्ड्स में डाल के हमें इडली स्टीम करने के लिए रख देनी होती है। और हमें याद रखना है इडली मोल्ड्स को हमें 3/4 लेवल तक ही फिल करना है। इडली को हम थोड़ा ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करते हैं
और एक बैच को स्टीम होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और हमें दूसरा बैच स्टीम करने के लिए वो इडली मोल्ड दोबारा चाहिए होते हैं। अगर हम ये कॉटन का कपड़ा लगा लेते हैं तो गरम गरम इडली ही कॉटन के कपड़े के साथ ही हम अलग से निकाल के रख लेते हैं और इंस्टेंटली दूसरा बैच हम दूसरे कपड़े के ऊपर या फिर इडली मोल्ड में डायरेक्टली ही स्टीम कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे बैटर में फ्रूट सॉल्ट एक ही बार डाल दिया है। 15 मिनट से ज़्यादा हम आइडल नहीं रख सकते इस बैटर को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। छोटा वाला 1 गिलास पानी ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो नीचे वाली जो इडली की प्लेट होती है उसमें सारा पानी आ जाता है और वो ख़राब हो जाती है, अच्छे से स्टीम नहीं होती है। और पानी बॉईल करते हुए नीचे से ना कढ़ाई या पतीला या स्टीमर का तला जो है वो थोड़ा काला हो जाता है, तो उसके लिए मैंने छोटा सा ये लेमन का टुकड़ा डाल दिया है, इससे नीचे का तला काला नहीं होगा। अच्छा, हम किचन क्लॉथ पे इडली स्टीम करते तो हैं, लेकिन किचन क्लॉथ पे स्टीम की हुई इडली का टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। और अगर आपको किचन क्लॉथ पे इडली स्टीम नहीं करनी है तो फिर आप डायरेक्टली मोल्ड में ही करना चाहते हैं सेकंड बैच, तो फिर आपको मोल्ड के ठंडा होने की वेट करनी होगी। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इनो या बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं तो बैटर को हाफ हाफ डिवाइड कर लें, और हाफ बैटर में आप बेकिंग सोडा या इनो ऐड करें और हाफ बैटर में तब करें जब आपको सेकंड टाइम इडली का बैच स्टीम करना हो। गैस स्टोव पर रखी हुई इडली अभी तक स्टीम हो रही है, क्योंकि इससे लो से मीडियम हीट पर 10 to 12 मिनट्स लगते हैं स्टीम होने पे, और माइक्रोवेव में स्टीम करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। सो माइक्रोवेव में मैंने स्टीम कर ली है और मोल्ड्स को ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। तब तक 12 मिनट भी हो चुके हैं लो टू मीडियम हीट पर। और इडली चेक कर लेते हैं। इस तरह से बीच में एक नाइफ डालना है, ड्राई होना चाहिए नाइफ, ये ऑलमोस्ट क्लीन निकला है, तो इसका मतलब इडली स्टीम हो चुकी हैं। और लेकिन मेरी ये माइक्रोवेव वाली तो ठंडी हो गई थी थोड़ी सी, और मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये साइड्स इसने अपने आप छोड़ दी है, इसका मतलब ये है ये डीमोल्ड भी बहुत ही आराम से हो जाएंगी। बस मैंने नाइफ को चला दिया है, उल्टा नाइफ चलाया है, और ये देखिए। अब मैं इन अलग अलग तरह से स्टीम की हुई इडलीज का आपको टेक्सचर भी बताऊंगी कि क्या फ़र्क है। ये माइक्रोवेव वाली इडली है। मेरे माइक्रोवेव वाले जो मोल्ड्स हैं ना, वो स्टील वाले मोल्ड से थोड़े बड़े हैं। वैसे मुझे साइज़ में ये बड़ी वाली इडलीज बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आती हैं, मुझे तो छोटी छोटी इडलीज पसंद आती हैं। और ये देखिए, ये जो कपड़े वाली इडली है, ये देखिए इसका टेक्सचर देखें। जैसे ही टेक्सचर दिख रहा है ना, खाने में भी फ़र्क आता है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ना, और ये कपड़े वाली इडली हमने निकाल ली है, मोल्ड एकदम क्लीन है। इस मोल्ड को हम इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा ठंडी होने के बाद ही इडलीज इस तरह से साइड छोड़ देती हैं, मोल्ड चाहे कोई भी हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है, मोल्ड को थोड़ा ही ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो इडलीज नीचे से सॉगी हो जाएंगी। ये देखिए, बहुत आराम से निकल आती हैं, कोई चैलेंज नहीं आता है। लेकिन हाँ, गरम गरम निकालेंगे तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में निकलेंगी और मोल्ड भी ख़राब हो जाएगा, आप उसमें दोबारा इडली स्टीम नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, लग रहा है कि ये सूजी की इंस्टेंट इडली है। आज के बाद दाल चावल को भिगोने का झंझट खत्म। जब इडली बनानी हो, ये वाली इडली बनाओ इंस्टेंटली। ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में, डिनर में, टिफ़िन में, एनी टाइम, यू आर सॉर्टेड। ये देखिए, ये पहली वाली इडली मैंने स्टील के मोल्ड में गैस स्टोव पे स्टीम की थी, और सेकंड वाली गैस स्टोव पर स्टीम करते हुए किचन क्लॉथ लगाया था, और थर्ड वाली है वो माइक्रोवेव वाली है। तीनों का टेक्सचर आप देख पा रहे हैं। मुझे ये फर्स्ट वाली ज़्यादा पसंद है, और जब मैं जल्दी में होती हूँ तो ये माइक्रोवेव वाली बनाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें फ़र्क क्या है। ये माइक्रोवेव वाली इडली है, ये देखिए, स्पॉन्जी है, जालीदार है। 90% मैं इसे दूंगी मार्क्स। और ये जो मैंने गैस स्टोव पे किचन क्लॉथ लगाया था, जालीदार है, बट नीचे से उसकी लुक अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा डेंस लग रही है, सो इसको भी मैं 95% मार्क्स दूंगी। और ये जो ऑथेंटिकली स्टील के मोल्ड में बनाई है, नीचे से भी जालीदार दिख रही है, ऊपर से भी परफेक्ट दिख रही है, सॉफ्ट है, परफेक्ट स्पॉन्जी भी है, और अंदर से जो इसका जाली वाला टेक्सचर है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो इसको 100 मार्क्स दूंगी मैं। खाने में भी इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे पर्सनली कौन सी ज़्यादा पसंद आई है, जो मैंने स्टील के मोल्ड में गैस स्टोव पे ऑथेंटिकली स्टीम की है। और ये थोड़ा सा बैटर मेरा बच गया था, तो मैंने इसे कटोरियों में स्टीम किया है, जो कि रेसिपी बहुत वायरल हो रही है कि कटोरी में भी इडली स्टीम हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी टेस्ट बनती है। सिर्फ एक जुगाड़ है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। मुझे ये कोकोनट चटनी के साथ पसंद है, और मेरी बेटी इसे मोमो चटनी के साथ खाती है। अगर आपको मेरी मोमो चटनी का लिंक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में शेयर कर दिया है। मेरी ऐसी ही ट्रायल एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।